बच्चे चैप्टर हमारा चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो रोल स्टार्ट होता है उससे पहले थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम जो पिछला हमने पढ़ा है। सबसे पहली क्लास में बच्चे आपको ये बताया गया था कि ह्यूमन कैपिटल कहते किसे हैं। तो मैंने उसमें आपको बताया था क्या कि सर जब कोई भी इंसान किसी भी स्किल की बेस पे, किसी भी प्रोफेशन की बेस पे, या कह सकते हो कि सर वो कुछ भी करके क्या कर रहा है, इनकम जनरेट करने लग जाता है, तो हम बोलते हैं कि ह्यूमन किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा कैपिटल के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब ह्यूमन कैपिटल को फर्स्ट क्लास में ये डिफाइन किया गया था कि सर ह्यूमन कैपिटल के लिए 3 मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या था सर, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट। दूसरा किस पे था सर, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तीसरा किस पे था सर, माइग्रेशन के ऊपर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करना होता है, हमें माइग्रेट करना पड़ता है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर अगली क्लास में हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम ह्यूमन कैपिटल, मेरे पीछे ये पैनल है, ये क्या है, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। और डिफरेंस करने हो ना, देखो बेटा पढ़ने का तरीका ये है, ये समझा करो, टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है ना आप उस तरीके से याद करने की कोशिश करो। अगर मेरे को आपको कहीं लेके जाना है तो क्या आप मेरे में से मेरे को निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, है ना। यानी मेरी सर्विसेज चाहिए तो मेरे को भी आपको साथ लेके जाना पड़ेगा, वो आप चाहते नहीं हो, है ना। अब आते हैं पैनल, सर ये उठा के हमें अपने घर पे लगाना है, सर लगा सकते हैं। यानी कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है विदाउट ओनर, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो मूव तो हो सकता है, लेकिन किसके साथ मूव होगा सर, ओनर के साथ ही होगा, आप उसे इंडिविजुअल लेवल पे मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि ह्यूमन कैपिटल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है, उस पर नहीं आते, बेसिक बेसिक समझ आ गया सबको क्या था इसके अंदर। अब आता है कि इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि सर जो फिजिकल कैपिटल होती है ना उसका ह्यूमन कैपिटल में किस तरीके से रोल प्ले होता है। यानी ह्यूमन कैपिटल, दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि हाउ ह्यूमन कैपिटल या फिर हाउ फिजिकल कैपिटल इज इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के लिए फिजिकल कैपिटल कैसे इंपॉर्टेंट है, कहता है इफेक्टिव यूज ऑफ अ फिजिकल कैपिटल, कहता है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ये सारी चीजें जो देख रहे हो ना, बैंक, इंडस्ट्री, ये सब क्या है, हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, देखो कहता है अ पर्सन हु इज प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एंड हैज द नेसेसरी स्किल विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट एज वेल एज द बेस्ट मेथड टू यूज देम। देखो क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे, कहता है एक इंसान है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप सब अभी यहाँ पे क्या मानते हो कि पढ़े लिखे बैठे हो ना भाई। अगर मैं एक बेसिक सा डिफरेंस दे दूं अभी आपको, क्या हमें दिक्कत आएगी नहीं आएगी जो एंड्रॉइड यूज कर रहा है उसके हाथ में एप्पल फोन दे दिया जाए, आती है नहीं आती, आती है ना सर। क्यों आती है सर, क्योंकि सर हमें उसकी नॉलेज नहीं है। अब मान लो कि एक ह्यूमन कैपिटल है वो बिल्कुल ही अनपढ़ है, तो अगर हम उसे टेक्नोलॉजी सिखाना चाहेंगे तो क्या वो इजीली समझ जाएगा, नहीं समझ आएगी सर। तो इसका मतलब सर अगर ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड है, पढ़ा लिखा है, तो जो हमारा फिजिकल कैपिटल है वो उसको ज्यादा बेटर तरीके से क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा कंपैरेटिव टू एक अनएजुकेटेड पर्सन, है ना भाई। अब देखो सीधी सी बात है, आप में से किसी को क्या बोलूं कि मैं गाड़ी ड्राइव कर दो, मोस्टली नहीं कर पाओगे क्योंकि सर सीखी नहीं अभी, जिसने सीख लिया वो कर पाएगा। यानी कि सर और एग्जांपल ले लेता हूं, किसी के पास गाड़ी है, वो कहता है सर मैं चला लूंगा, मैं कहा चल भाई चला ले, मैंने ऑटोमेटिक दे दी उसके हाथ में, नहीं चला पाएगा सर। क्यों सर, अभी ऑटोमेटिक की हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो यानी ह्यूमन कैपिटल अगर अच्छे से पढ़ा लिखा है, ट्रेन है, तो बेटा वो फिजिकल कैपिटल को क्या कर पाएगा, ज्यादा बेटर वे में यूज कर पाएगा कंपेरेटिव टू एक अनएजुकेटेड। क्लियर है ये पॉइंट अब सबको। अब कहता है हायर प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन through education investment increase the productivity and output by assuring workers are aware and skilled। क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे कि जो ह्यूमन कैपिटल है ना, अगर उसकी एजुकेशन में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो क्या कर पाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाता है, आउटपुट को भी बढ़ा पाता है। कैसे, एश्योरिंग वर्कर्स आर अवेयर एंड स्किल्ड। देखो सीधी सी बात है बेटा, इसको ना ऐसे समझो, आप ध्यान से स्कूलो, आपके स्कूल में अभी 5 सब्जेक्ट के 5 टीचर होंगे, है ना, पांचों के पांचों इक्विवेलेंट पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते ना। कोई टीचर आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कोई आपको ठीक ठीक लगता होगा, कोई बिल्कुल ही ज्यादा ही ठीक लगता होगा, है ना। कोई खेलते खेलते पढ़ा देता होगा, जैसे कि अभी ये बता रहे थे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन कैपिटल खड़ा है वो कितना नॉलेज लेके खड़ा है, उसके पास स्किल कितनी है, वो उस स्किल से मेहनत करना चाहता है या। तो जो टीचर अच्छे से पढ़ा रहा होगा उसकी क्लास का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, जो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा उसकी क्लास का रिजल्ट भी अच्छा। क्लास का रिजल्ट मेरा क्या है, आउटपुट ही तो है बेसिकली। तो यहाँ पे भी बेटा वही चीज लिखी है कि अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छे से पढ़ा लिखा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या आएगी सर, ज्यादा आएगी। और अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या आएगी सर, कम आएगी। शॉर्ट में ये है इसका मतलब। पीपल टेक्निकल स्किल्स
which are acquired only through the investment in education or training as well as their general health are essential for increased productivity and quality output. क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे? कहता है कि अगर हम पीपल की टेक्निकल स्किल्स के ऊपर मेहनत करें, देखो आज आप कुछ भी सीख रहे हो, कंप्यूटर चलाना है तो पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, गाड़ी चलानी है तो आपको सीखनी पड़ती है ना? ठीक है सर, सिर्फ अगर आपको थैंक्स बोलना चाहिए, एक फोन ही ऐसा था जो किसी ने नहीं सिखाया लेकिन आप सीख गए और ज्यादा डिटेल में सीख गए हो, है ना? तो ये एक आपकी खैर आपके लिए बनती है तारीफ कि बिना सिखाए भी हम सर टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जितनी भी टेक्नोलॉजी है बेटा उसे हमें क्या करना पड़ता है? ढंग से सीखना पड़ता है, तो हम उससे यूटिलिटी क्या निकाल पाते हैं? अपनी ज्यादा निकाल पाते हैं, प्रोडक्टिविटी क्या कर पाते हैं? हम उससे ज्यादा कर पाते हैं। कहता है इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, कहता है द एजुकेशन सिस्टम focuses on boosting human resources productivity through technological advancement and all the level of a work। कहता है इन्वेंशंस और इनोवेशंस होती हैं कैसे कि अगर जो एजुकेशन सिस्टम है बेटा किस पे काम करे? प्रोडक्टिविटी पे काम करे। इसका एग्जांपल समझना, मैंने ना एक बार आपसे क्वेश्चन पुट किया था कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है आपके अकॉर्डिंगली ठीक है या नहीं है, तो आंसर आया था सर ठीक नहीं है। और मैंने पूछा था क्यों ठीक नहीं है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे ना प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराते, सिर्फ क्या कराते हैं? ये थियोरेटिकल वर्क कराते हैं। यहाँ पे भी वही चीज लिखी है कि अगर एजुकेशन सिस्टम है बेटा वो क्या कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स को प्रोडक्टिविटी किसके थ्रू? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी आपको साथ साथ क्या सिखाई जाए? टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाए एट ऑल लेवल ऑफ वर्क। इट प्रमोट्स पीपल रिसेप्टिविटी टू मॉडर्न एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। तो इससे होगा क्या? देखो अब एग्जाम्पल समझना, आप मेरे से अभी पढ़ रहे हो बच्चे, ठीक है, मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ाया, अकाउंट्स के साथ साथ लेकिन मैंने आपको टैली का सॉफ्टवेयर भी सिखाया, तो आपको ना इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा और आपको बेनिफिशियल भी रहेगा, क्योंकि सर जो मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ मैं प्रैक्टिकली क्या कर रही हूँ? वहां पे अप्लाई भी। अब जैसे कि 11th के अंदर जब हमने थ्योरी पढ़ी उसमें आपका एक चैप्टर था थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में मैंने आपको क्या बताया था? एक लॉ ऑफ क्या होता है बेटा? डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड आप सबको याद हो गया एक बार में। क्यों हो गया? क्योंकि सर वो डेली लाइफ में यूज हो रहा था कि प्राइस बढ़ रहे थे, डिमांड कम हो रही थी, और प्राइस कम होते डिमांड। आपको क्यों क्लिक हुआ वो? क्योंकि सर डेली लाइफ में हम ऐसा फील कर रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो जितनी भी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे आसपास हो रही हैं या टेक्निकली हम उसको प्रूव कर सकते हैं, वो क्या करती है बेटा? ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाती है। कहता है सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल्स हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। कह रहा आज की डेट में टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन क्या होती चली जा रही है बेटा? बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। Thus, with an advanced educational system, the utilization of advanced technology in the production process become easier। तो इसी वजह से क्या हो गया बेटा? एडवांस सिस्टम के अंदर हर चीज को इस्तेमाल करना भी क्या हो गया बेटा? बहुत ज्यादा इजी हो गया आज के डेट में, ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले समझ लो जिसको नहीं पता कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना जी सकता है। जैसे कि पहले के टाइम में क्या बोला गया था? 60 70 80 साल होती थी, अब कितनी रह गई बेटा? वो 60 साल रह गई है, ठीक है। और अगर हम अपना थोड़ा माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं, कोई स्पिरिचुअल हो, अगर आप देखोगे जो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें साफ कह रखा है कि जब कलयुग का एंड आएगा ना, वहां पहुंचने तक इंसान की जो एज होगी वो 20 साल रह जाएगी सिर्फ, और 20 साल में ही सब कुछ हो जाएगा। बिजनेस भी खड़ा कर लोगे, खत्म भी कर लोगे, सब कर लोगे 20 साल की एज में। लाइफ इतनी शॉर्ट हो जाएगी इंसान की। और कलयुग का एंड अगर कल्कि देखी हो आपने, तो कल्कि में जो बोला गया वो झूठ नहीं बोला गया। कलयुग का एंड ही कब है? जब गंगा जी के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं बचेगा, वो एंड है एक्चुअल में कलयुग का। बहुत सारे ग्रंथों में सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन उसको होने के लिए 4 लाख कुछ हजार साल चाहिए थे, जिसमें से अभी किशन जी का कौन सा जन्मदिन हुआ था? 5172वां जन्मदिन। यानी 4 लाख कुछ सालों में से सिर्फ अभी 5172 साल ही बीते हैं। यानी कलयुग के बिल्कुल आप स्टार्टिंग में हो, और स्टार्टिंग में आप कहते हो हाय हाय कलयुग है ये, तो सोचो मिड में जाके लोग क्या कहेंगे, और एंड तक तो मजा ही अलग आ जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी है बेटा उसी लेवल पे काम करेगी। आप जो सोच रहे हो ना हॉलीवुड दिखाता है, हॉलीवुड ऐसे ही नहीं दिखाता, ये फ्यूचर है। गाड़ियां आपको देखो, हो सकता है हमें दिखे ना दिखे, हम ही आसमान में उड़ रहे हो तारा बन के, ठीक है, लेकिन आपकी जनरेशन या आपसे आने आगे वाली जो जनरेशन है, हो सकता है वो आसमान में गाड़ियां उड़ती भी देखे, ठीक है, ये पॉसिबल है। देखो आज की डेट में आप में से कोई है बेटा जो एरोप्लेन ऊपर से जा रहा होता ताली मारता? नहीं मारता ना, नॉर्मल चीज है सर। एरोप्लेन है ऊपर ही उड़ेगा, हवा में नीचे तो उड़ेगा नहीं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि बड़ा रेयर उड़ता था भाई साहब। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर आता था ना, सारी छतें देखते तुम, सारी छतें भर जाती थी, हेलीकॉप्टर आया हेलीकॉप्टर आया। आज कौन आ रहा है? हेलीकॉप्टर निकल गया है, ठीक है। क्यों? उसका रीजन भी था। उसका रीजन ये नहीं था कि रेस खत्म हो गया, उसका रीजन है कि हमारे हाथ में अपने हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे थे। तुम लेटे हो व्हाट्सएप पे चैट चल रही, आया होगा, मेरे को क्या लेना,
है ना। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें उठने नहीं देती बेड से, वहीं रोक लेती है जाम करके। तो ये दिक्कत है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो बेटा देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ी लोगों की, by focusing on a health facility and making nutritive food available to the people, human capital formation increase the life expectancy of the people as it enables them to live healthy, long and happy life। देखो क्या हुआ इसमें, कहता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग हेल्दी होते चले जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते चले जा रहे हैं, वो अपनी डाइट का। आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर देखिए ना सबने, बेटा ऐसा क्यों होता है कि 90% डॉक्टर ना आपको स्लिम मिलेंगे, देखने में पता चलेगा हाँ यार ये डॉक्टर है, ये दूसरों को सलाह नहीं दे रहा सिर्फ अच्छा खाना, ये अच्छा खाता होगा। क्योंकि सर वो है ही एक्चुअल में डॉक्टर, तो उसे पता है कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज अच्छी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, चल रहा है। यानी कि सर अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाएगी, हेल्थ सही हो जाएगी। लेकिन जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं क्या ये सही है? क्या लिखा है बेटा यहाँ? न्यूट्रिटिव फूड, पिज्जा पास्ता मोमोज, है ना, ये हमारा न्यूट्रिशन है, इससे मिलती है हमें। पहले के टाइम में न्यूट्रिटिव फूड क्या होता था? सोयाबीन, ठीक है। आप सोयाबीन आज भी खाना स्टार्ट कर दो, आप उससे हेल्दी चीज ही नहीं है कोई, ठीक है। सोयाबीन छोड़ दो, आप कहते हो ना, देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कहीं पे भी उठा के देख लो, आप 2 गिलास दूध पियो और 1 गिलास जो काले चने होते हैं ना, उसका जब उबालते हो तो काला पानी बच जाता है उसका, सिर्फ उस पानी में नमक डाल लो, काला नमक कुछ भी डाल के पी लो, 2-4 गिलास दूध के बराबर वो आधा गिलास होता है, उसे झेल नहीं पाओगे, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हेल्दी होता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें कैसे देते थे टीचर, कहते हैं भाई जो घोड़ा होता है ना, सबसे मजबूत माना गया है, जानवरों में सबसे हेल्दी और मजबूत माना जाता है, वो सिर्फ छिलके खाता है छोले के, तब इतना मजबूत होता है। तुम तो छोले खा रहे हो, उसका पानी पी रहे हो, क्योंकि जब किसी चीज को बॉयल करते हो ना बेटा, उसका जो रिमेनिंग वेस्ट बच जाता है, उसने क्या करा, उस छोले में से सारी न्यूट्रिशन वैल्यू खींच के पानी में कन्वर्ट कर दी, वो पानी आप पी रहे हो। आज की डेट में हम ऐसा कुछ करते ही नहीं है सर, हमारे पास तो लिम्का की बोतल, यहाँ पे चाप होती है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद हम रात को डॉक्टर के पास बैठे होते हैं और डॉक्टर अंकल कह रहे होते हैं बेटा ये चीजें खानी अच्छी नहीं है, कहते हैं ठीक है अंकल कितने दिन नहीं खानी, अगला क्वेश्चन नहीं होता, बोले सीरियस नहीं लेते उसकी बात को, अगला क्वेश्चन ही बेइज्जती वाला होता है उसके लिए, कितने दिन नहीं खा सकते जी, वो भी समझ जाता है ढीठा नहीं मानने वाला ये, ठीक है। चलो इसके बाद आओ बच्चे यहाँ पे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा ये बताओ कि अगर आप एजुकेशन लेते हो तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ बेटरमेंट आती है या नहीं आती है? आती है, ये सबको पता है, पढ़ना फिर भी नहीं चाहते। हाँ जी आती है ना भाई, जब आप पढ़े लिखे हो जाओगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाएगी सर, थोड़ी बहुत तो चेंज होगी। देखो क्या लिखा है, द डिग्री ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये क्या करते हैं बेटा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जज करते हैं। कैसे करते हैं? ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नॉट ओनली मेक्स इंडिविजुअल मोर प्रोडक्टिव, कहते हैं जब आप एक ह्यूमन कैपिटल बनते हो ना, तो सिर्फ आप प्रोडक्टिव नहीं होते ज्यादा, साथ साथ क्या होते हो, क्रिएटिव भी होते हो, बट इट आल्सो इम्पैक्ट देयर लाइफ फॉर द बेटरमेंट। आपकी लाइफ को भी क्या करता है बेटा, कहीं ना कहीं पे वो चेंज करता है। देखो सीधी सी बात है, जिसकी फैमिली इनकम आज 20,000 रुपए है, भगवान ऐसा कुछ कर दे कि वो 2 लाख रुपए हो जाए, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा? आएगा ना सर, पहनने ओढ़ने में चेंज आ जाएगा, खाने पीने में चेंज आ जाएगा, रहन सहन के तरीके में चेंज आ जाएगा। तो वो सिर्फ पैसे नहीं करा, पैसा कमाने के लिए भी तो आपने क्या करा, पहले पढ़ाई करी, नॉलेज ली, उससे आपने पैसा कमाया, ठीक है। People's quality of life improve as a result of better education, health and skill development. Human capital formation allows people to enjoy a greater standard of living since they are able to generate higher salaries for themselves, which help in economic development. क्या कह रहा है कि जब लोग अच्छा पढ़ लिख जाते हैं तो बेटा उनकी सैलरीज भी क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पर्सनली रिलेट करता है, सबको ये तो पता होगा कि सर हमारी फैमिली इनकम कितनी है। मैं डायरेक्टली नहीं पूछता भैया फैमिली इनकम कितनी है, मुझे ये बता दो सिर्फ कितने % बच्चे ऐसे बैठे हो जिनकी फैमिली इनकम 5 डिजिट नंबर में है पर मंथ। 5 डिजिट नंबर का मतलब होता है लाख रुपए से ऊपर। किस किस की है? कर दो भाई, मैं कौन सा मांगने फीस थोड़ी बढ़ा दूंगा तुम्हारी, उतनी दोगे यार। होगी भाई साहब, तुम्हारी भी नहीं है, चिटिंग कर रहे हो ये। किसकी है बताओ, बता दो। मैं इनकम टैक्स में मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, नहीं छापा पड़ रहा, ठीक है। देखो ये एक्चुअलिटी भी है, 5 और मान लो 5 ने हाथ खड़ा कर और 5 छुपे रुस्तम है, कह रहे हम नहीं बताएंगे पापा की इनकम, चलो मान गए। पूरे बैच में कितने हो गए? 10 हो गए ना भाई। 50 बच्चों में से 10 बच्चे हैं भाई, परसेंटेज लगा लो आप, लाख रुपए से ऊपर कमाने वाली फैमिली आपकी अभी इतनी है, समझ रहे हो ना। यानी कि सर 5 डिजिट इनकम इतनी ईजी नहीं है कमानी, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, जब 1 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी कोई भी अर्न कर पाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है बेटा कि अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आपकी हेल्थ सुधरेगी,
आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर सुधार आता है, आपकी सैलरीज इंक्रीज होती हैं। समझ आ गया ये वाला पॉइंट अब, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। कहता है व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन इन्वेस्टमेंट। कहता है जिससे मैं पूछूं, कहता है जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करके ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं तो उसका सबसे प्राइमरी आउटकम यानी हमसे क्या अचीव करते हैं उससे। हरी सी सर हायर प्रोडक्टिविटी। क्या होगा सर, जब हम पढ़ लिख जाएंगे, जब हम स्किल्ड हो जाएंगे तो क्या रिड्यूस होगी प्रोडक्टिविटी? नहीं, गलत। डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सर इंक्रीज होती है। लोअर क्वालिटी ऑफ सर हायर होती है। हायर प्रोडक्टिविटी, हाँ जी सर, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाएगी। तो सोचना है आंसर देते हुए हमें। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन। कहता है किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशंस को हेल्प करता है। देखो बेटा, क्या डिस्करेजिंग द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सर ये डिस्करेज नहीं करता, ये एनकरेज करता है कि नई टेक्नोलॉजी का यूज करो। बाय फोकसिंग ऑन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, सर ट्रेडिशनल नहीं करता, ये क्या करता है? इनोवेटिव करता है। बाय फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ मॉडर्निटी एंड रिसेप्टिविटी ऑफ अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यस सर ये क्या करता है? नए कल्चर को लेके आता है। रिसेप्टिविटी का मतलब होता है आपको आदी बनाता है कि आप नई टेक्नोलॉजी का क्या कर सको बेटा, यहाँ पे यूज कर सको। फिर आता है व्हाट इज द की आउटकम ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिससे मैं पूछूंगा, जिससे मैं पूछूं, ठीक है। राशि बताओ, पढ़ो, आ जाएगा आंसर इसका। सी, क्यों? जो आंसर बता रहा ना वो ये बताना भूल जाता है, मैं हमेशा बाय पूछता हूं। बताओ अब। देखो बेटा सुनो, डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी सर? देखो इसको ना प्रैक्टिकली सोच लो सारे बच्चे। क्या पूछा मैंने यहाँ पे कि सर अगर हम अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं तो सर जब हम अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारा खान पान अच्छा होगा, तो उससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी या बढ़ेगी सर? बढ़ेगी ना। तो सीधा सा आंसर है सर इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Which aspect of the human capital development significantly impact the quality of a life of an individual। कहता है इसमें से ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का कौन सी चीज है जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इंपैक्ट डालेगी। यही होगा बेटा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। रीजन है उसका, देखो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी कम होगा तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा थोड़ी, और घट जाएगा। लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट, नहीं होगा सर, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट लिमिटेड हो गया तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। लोअर एजुकेशनल लेवल तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हायर होना चाहिए ये। तो सर बचा क्या? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मतलब इकोनॉमी को आगे लेके जाना, बढ़ावा देना, वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कहलाता है। कहता है व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव यूज ऑफ अ फिजिकल कैपिटल। कहता है ह्यूमन कैपिटल क्यों जरूरी है अगर हमें फिजिकल कैपिटल यूज करना है तो। हाँ जी, सी क्यों? ठीक है, इट इंक्रीज वर्कर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन यूटिलाइजिंग अ फिजिकल टूल एंड इक्विपमेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है बेटा वो ज्यादा बेटर वे में क्या कर पाएगा? फिजिकल चीजों को यूज कर पाएगा अगर उसके पास नॉलेज होगी तो। ठीक है, एक मिनट भाई, बोलो भैया। कहता है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं तो। देखो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये एक चार्ट है, अब एक एक करके नाम समझ लेते हैं। जैसे इनसफिशिएंट रिसोर्सेज आ रहा है पहला। कहता है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल आर मच मोर देन व्हाट्स अवेलेबल, therefore the facility required for a human capital formation have remained inadequate। मतलब क्या है? देखो बेटा, मैंने आपको ने एक एग्जांपल दिया था कि आज हमारे देश के अंदर जितने बच्चे हैं क्या उनके हिसाब से स्कूल्स हैं? नहीं है सर। हमें लगता है क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हो ना तो आपको लगता है बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन गांव में आज भी वही वाली जो पुरानी मूवीज में दिखाया जाता है ना कि 10 किलोमीटर साइकिल पे जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, गाँव में आज भी वही चल रहा है। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे एक स्कूल होता है। तो यानी जितने रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है जितने हमें रिक्वायर्ड है। और देखो सीधी सी बात है, आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, दिल्ली में जो बच्चा पढ़ रहा है वो कौन से झंडे गाड़ रहा है भाई? देखो आईएएस का एग्जाम यूपी बिहार क्रैक कर जाता है, जितने सिविल सर्वेंट लग रहे हैं यूपी बिहार वाले लग रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा से आ रहे हैं। दिल्ली तो एनसीआर कहला रहा है, बस खुश हो जाता तालियां मार के हमारा पड़ोसी था।
ठीक है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे हम। क्यों नहीं कर पा रहे सर? क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको अडॉप्शन, उसको सही तरीके से यूज करना इतना ईजी, ठीक है, क्योंकि रीजन है कि कोई चीज लिमिटेड होती है ना, तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। जब कोई चीज अनलिमिटेड हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, मार्केट में खत्म हो जाती है। तो दिल्ली में वही हाल हो गया है। रीजन है कि सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाएगा, वरना एमआईटी जिंदाबाद। क्यों भाई? सीधी सी बात है भाई, पापा ने 5-10 लाख रुपए मेहनत से जोड़े हुए होंगे, हम वहां पे लगवा देंगे मेहनत से, बस बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि सर जितना हमें रिक्वायर्ड है ना एक्चुअल में रिसोर्स, उससे बहुत कम है हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल अच्छे से नहीं बढ़ पाता। हाई ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन, ये आपको मैं इंडियन इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर से समझाता आ रहा हूँ कि अगर इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, उसके पीछे एक कॉमन रीजन क्या है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉवर्टी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, इलिटरेसी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई दर बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हर चीज के पीछे का होने का एक कारण क्या है, पॉपुलेशन ही है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ, एज द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली राइजिंग इट एडवर्सली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एज इट रिड्यूसेस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ अ फैसिलिटीज। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे बेटा, क्योंकि बेटा ये एडवर्सली इफेक्ट क्यों करती है, देखो बाहर की कंट्रीज में जाओ, अभी मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दिया, 1-2 कंट्रीज ही जा पाए हम, तो वहां पे ये सुनने को मिला सर यहाँ ना ये क्राइम फ्री कंट्री है। क्या है? क्राइम फ्री, यानी सर यहाँ पे पुलिस केसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अभी भाई भी हांगकांग गया, वो कह रहा है भाई वहां पे तो छोटे छोटे बच्चे मेट्रो में अकेले सफर कर रहे हैं, वहां पे नहीं है कि पेरेंट्स हाथ पकड़ के जा रहे हैं। ठीक है, छोटा छोटा 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा तो मेट्रो में ट्रेवल करता है इधर से उधर, 5-5 7-7 10-10 साल 12-12 साल के बच्चे, मतलब फ्री है बिल्कुल, वहाँ सब कुछ साफ सुथरा है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, थूकने पे वहां पे बैन है 60,000 रुपए का, यानी वहां के $5,000 और इंडिया के बैठ जाते हैं लगभग, वो टैक्स वैक्स मिला के 60,000 रुपए के करीब बैठेंगे जाके तुम्हारे, सिर्फ थूकने पे इतना बैन है। ठीक है, तो सोच लो इंडिया वालों को तो कम से कम 3-4 लाख रुपए पेनल्टी के लेके जाने पड़ेंगे जेब में डाल कर, घूमने निकल गए वहां पे तो। ठीक है, और सफाई की बात करो तो भाई रीजन है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कहानियां, उसका रीजन है बेटा, वहां पे सफाई इसलिए है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ, या कह सकते हैं क्राइम इसलिए नहीं है। 2-3 चीजें हैं उसके पीछे सर, पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है। पॉपुलेशन क्या मिलेगी आपको, लिमिटेड। एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया में, चंडीगढ़ कहते हैं बहुत अच्छी जगह है, जो घूम के आता है एक बार को फैन हो जाता है, यार जगह है तो इंडिया में घूमने वाली चंडीगढ़ है या मोहाली है। क्यों है भैया? टोटल पॉपुलेशन इज 15-18 लाख, जो कि हमारे रामनगर के बराबर है। ठीक है, दिल्ली की पॉपुलेशन है 3 करोड़, यानी कम से कम नहीं तो 20 चंडीगढ़ अलग निकाल देगा ये अपने में से, समझ रहे हो? तो दिल्ली बुरा नहीं है, जब देखो सीधी सी बात है, जब दिल्ली का ऊपर से व्यू दिखाया जाता है ना ड्रोन से, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती है रात के टाइम, लेकिन जब हम सब अपने घरों में होते हैं, तो जब हम बाहर होते हैं हम ही गंद फैला रहे होते हैं। ठीक है ना, दिल्ली तो है अपने आप में अच्छी। कहने का मतलब है सर, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे ये चीजें फॉलो नहीं हो पाती, वहां पे क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, लाइफ भी अच्छे से नहीं कटेगी, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, देखो फॉरेन कंट्री में चले जाओ आप, एग्जाम्पल देखते हैं, दुबई कभी आपको मिला मौका, या कोई जा भी चुका हो तो बहुत अच्छी बात है, दुबई जाओ। ठीक है, वहां पे टैक्सी करो, वहां पे टैक्सी आ रही है फरारी, ऑडी, BMW। ठीक है, जो हम सोचते हैं कि शायद गली मोहल्ले में कोई खरीद ले, हम ये तो सोचते नहीं कभी हम खरीद ले, शायद हमारे गली मोहल्ले में कोई खरीद लेगा तो देख तो लेकिन कम से कम फरारी आई है। ठीक है, वहां पे वो टैक्सी में चलती है, रीजन है वहां चल सकती है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे तो देखो मान लो श्रेयस भैया हमारे, श्रेय भैया ये बैठ गए फरारी में, कहेंगे भाई तू हट मैं चलाऊंगा, इंडिया का रूल अलग चलता है भाई साहब। ठीक है, तो बस चल गई सफारी। तो वहां के और यहाँ के कल्चर में क्या है बेटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो वहां की ना, क्यों, दुबई के रूल स्ट्रिक्ट हैं, पॉपुलेशन क्या है सर, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, और हमारे देश में उल्टा चलता है, यहाँ फरारी भी आएगी तो थोड़े दिन बाद वो वैगनर ही लगेगी। ठीक है, उसे चलाएंगे इस तरीके से, वो उसी कैटेगरी की गाड़ी बना के छोड़ देंगे जिस कैटेगरी में चलती है। अब आओ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन कोई बताएगा, सुना है कभी वर्ड ये ब्रेन ड्रेन? बेटा ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। ब्रेन वॉश सुना है, ब्रेन वॉश कर देते हैं, उसी का नाम है ड्रेन। वॉशिंग मशीन में दोनों होते हैं, वॉश और ड्रेन। ड्रेन का मतलब क्या होता है, पानी बाहर निकाल देते हैं जब वॉशिंग मशीन को सुखाना होता है बेसिकली आपको। ब्रेन ड्रेन क्या है यहाँ पे, कि हो क्या रहा है इंडिया के अंदर, लोग पढ़ते लिखते कहाँ है, इंडिया में। वैल्यू किसकी है, इंडिया की। एजुकेशन कहाँ से लेनी है, इंडिया की। लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो काम कहाँ पे करना है, फॉरेन कंट्री में। इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन होना। यानी लोगों की दिमाग क्या काम करते हैं कि पढ़ाई यहाँ कर लो, नॉलेज यहाँ पे ले लो, लेकिन जब जॉब करेंगे तो हम बाहर करेंगे, क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा मिलेगी, हमें इनकम ज्यादा होगी। देखो यही लिखा है,
People move from one place to another to search for a better job opportunities and high salaries than what they are getting at their present job. जो उनको present job में सैलरी मिल रही है उससे अच्छी सैलरी के लिए वो दूसरी जगह पे जाते हैं. This migration of people result in the loss of a quality of people such as engineers, doctors, etc. with high caliber. तो जितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, जितने अच्छे इंजीनियर्स हैं, सारे अच्छे इंजीनियर कहाँ काम कर रहे हैं बेटा? नासा में. मैंने आपको पहले भी बताया था, नासा के अंदर मोर देन 30% ऑफ अ साइंटिस्ट वो कौन है? सारे इंडियंस हैं. और ये बताया जाता है, आप गूगल पे भी सर्च करना कि वर्ल्ड टॉप सर्जन्स, वर्ल्ड हार्ट के टॉप सर्जन, ब्रेन के टॉप सर्जन, कोई भी डाल के देख लेना और नाम पढ़ के देख लेना, आपको उसके अंदर टॉप 10 के अंदर इंडियंस ही मिलेंगे हमेशा. लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे. वो सब कहाँ पे काम कर रहे हैं? जाके सब बाहर की कंट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी वैल्यू की जाती है, यहाँ पे कोई वैल्यू. ठीक है. उसके बाद आता है इन डेवलपिंग कंट्रीज दीज पीपल्स आर ऑलरेडी रेयरर एंड देयर मूवमेंट टू अदर कंट्रीज क्रिएट अ प्रॉब्लम. कहता है एक तो हमारे भारत जैसी जनसंख्या के अंदर क्या है, ये पहले ही बहुत कम होते हैं, वो भी पढ़ लिख के कहाँ चले जाते हैं सर? बाहर की कंट्री में चले जाते हैं. आल्सो द कॉस्ट ऑफ लूजिंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज हाई. और दूसरा क्या होता है बेटा, यहां से जब लोग बाहर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारे देश का ह्यूमन कैपिटल कहां पे जाके काम कर रहा है? बाहर की कंट्रीज में काम कर रहा है. तो ये भी हमारे लिए क्या बन जाता है? एक लैग बन जाता है. फिर आता है बेटा लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. देखो मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या है? अभी आप जितने भी बैठे हो ना बेटा, ये सब कौन हो? मैन पावर हो. क्या हो? अब इसकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए कि सर ये कितने अच्छे तरीके से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सके, जो कि हम रोज आपको गाइड कर रहे हैं. लेकिन होगे नहीं होगे किस पे डिपेंड करेगा? आपके खुद के ऊपर डिपेंड करने वाला है. ठीक है. अब देखो यहाँ क्या लिखा है, देयर इज नो प्रॉपर balance between the demand and supply of a human resource in many places. This imbalance is common mostly to the demand and supply of highly skilled personnel. The lack of balance ultimately result in the wastage of the resources. देखो हो क्या रहा है इंडिया के अंदर? अच्छा मेरे को कोई बताएगा बेटा, मैन पावर की डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा है सर. लोग बहुत ज्यादा हैं, डिमांड इतनी नहीं है जिससे ज्यादा सप्लाई हो रही है. और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो ब्रिलियंट है, वो इंडिया में न रुक के कहां चला जाता है सर? बाहर चला जाता है. तो ये हमारा सबसे बड़ा लैग है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का. क्या कि यहाँ पे उन लोगों की वैल्यू नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं बेटा, फिर बाहर की कंट्रीज में जाके काम ढूंढते हैं और वहां पे जाके क्या करते हैं बेटा, फिर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देखो बेटा यहाँ पे ना इस चीज को ऐसे समझो, किस किस को पता है यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है? पता है यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है? कितने बच्चों को पता है भाई? भाई जिनको नहीं पता आरती करवाओ घर जाके कहीं ना कहीं. भाई साहब क्यों पूछ रहा हूँ पता है? लड़ाई चल रही है 2.5 साल से. अगर 1-2 दिन पहले हुई होती तो मैं समझता, मतलब तुम 2.5 साल से तुमने न्यूज चैनल नहीं देखा? तुम्हें ये नहीं पता यूक्रेन उसकी लड़ाई चल रही है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये समझो. लगभग 2.5 साल हो गए हैं बेटा, यूक्रेन लगभग खत्म हो चुका है. रशिया ने उस पर कब्जा करना ही करना है. आज करे, साल बाद करे, 6 महीने बाद करे, वो होना ही होना है. अब आप ये समझो जिस तरीके से कैटेगराइज हो रहा है ना, आपने एक युद्ध सुना होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सबने सुना होगा, ये किताबों में पढ़ाया गया आपको. वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो आपने न्यूक्लियर अटैक सुना होगा कि जो नागासाकी और हिरोशिमा पे हुआ था, उसके इम्पैक्ट आज तक पड़ रहे हैं. समझ रहे हो? लगभग अब तो फिर भी सुधरने चालू हो गए, लेकिन आज से 5-10 साल पहले भी बच्चे जो हो रहे थे ना, वहां पे किसी का हाथ नहीं होता था, किसी का पैर नहीं होता था. किसका असर किसका था? वो उस बॉम्ब का. लड़ाई कब हुई और असर कब तक था? अब आप ये सोचो, वो उस जमाने की टेक्नोलॉजी थी. आज वाली टेक्नोलॉजी में अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए, समझ रहे हो अगले कितने सालों तक नहीं जी पाएगा वो देश, कब तक खत्म हो जाएगी वो कंट्री की कंट्री. और एक दिक्कत और है, उस टाइम पे जो न्यूक्लियर वेपन्स होते थे ना, बड़ी लिमिटेड कंट्री के पास होते थे. आपने सुना होगा ना, आए दिन धमकी आ जाती है. पाकिस्तान भी कहता मैं न्यूक्लियर कर दूंगा, वो कहता मैं न्यूक्लियर. क्यों नहीं छोड़ते भैया? पता है जिस दिन एक ने निकाला ना, तो सबने दर 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 कर देने हैं, कुछ नहीं बचना. और एक का असर इतना है कि एक न्यूक्लियर अटैक पूरी इंडिया जैसी इकोनॉमी को खा जाएगा, मतलब आधी खा पाएगा. क्योंकि जब पहली बार हुआ था तो इंडिया ने यही कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे जब हमारे देश के, तब पाकिस्तान ने यही कहा था, क्योंकि कारगिल भी उन्हीं के टाइम पे हुआ था. कारगिल की लड़ाई भी कब हुई थी बेटा? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुई. तो पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा था भाई तू छोड़ दे, क्योंकि आधा हिंदुस्तान खत्म होगा, लेकिन पाकिस्तान 10-15 मिनट के अंदर ही पूरा खत्म कर देंगे. उसके बाद अमेरिका को एक बार हमारे साथ आना पड़ा था. मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी. देखो बेटा ये होता है पावर गेम. मैंने आपको एक बार कहानी क्या सुनाई कि हमने अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, किसके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए. हम उससे खाना लेते थे,
जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तो हमें अमेरिका ने क्या धमकी दी थी कि आप पाकिस्तान से लड़ाई बंद कर दो, अदरवाइज हम आपको खाना देना बंद कर देंगे। ऐसा हुआ था। अब एक स्थिति ऐसी आई थी बेटा जहां पे पाकिस्तान ने यह कहा कि मैं इंडिया पे हमला कर दूंगा। अमेरिका इतना डिपेंडेंट हो चुका था इंडिया के ऊपर कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यह कहा कि अगर तूने इंडिया पे हमला करा तो 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, मैं नक्शे से पाकिस्तान खत्म कर दूंगा दुनिया के। और वो कर भी सकते हैं, पावर है उनके पास, ठीक है, वो इतने पावरफुल हैं, वो कर देंगे। क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बेचने वाले नहीं है, वो बनाने वाले हैं। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो हथियारों की होती है वो सारी कहां पे होती है बेटा? अमेरिका के अंदर होती है सबसे ज्यादा। उसका मेन बिजनेस ही क्या है? इनकी सप्लाई करना इधर से उधर। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, एक पावर क्रिएट करी जाती है। चलो अब यहां पे और क्वेश्चन सुनते हैं, नॉलेज चेक। मैंने आपको बताया रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चलो 2.5 साल से चल रही है। ये लड़ाई 2 बार रुकी है अब तक, 2 दिन के लिए। और एक लड़ाई में पर डे का खर्चा कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा है एक दिन का। एक दिन की लड़ाई का खर्चा 100, 200, 500 करोड़ नहीं है, कई 100 करोड़ लगा लो, 1000 करोड़ भी चला जाता है किसी किसी दिन, तो जब बमबारी ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो 1000 करोड़ भी टाप जाता है एक दिन के अंदर ही। 2 दिन रुकी है लड़ाई। कब रुकी? एक तो इन्होंने बता दिया कि सर जब मोदी जी ने फोन करा था कि एयर इंडिया आ रहा है, वहां पे जितने भी इंडियंस हैं आप इंडियंस को भेजोगे, तो रशिया ने उधर से लड़ाई रोकी, यूक्रेन ने अपनी लड़ाई रोकी कि एक दिन के लिए हम लड़ाई रोकेंगे जब तक इंडिया के पैसेंजर्स एयर इंडिया में बैठ के वापस नहीं चले जाते। एक कंडीशन तो ये थी। और वो रिसेंट है, अभी हफ्ते पहले ही पीएम मोदी खुद यूक्रेन गए। उन्होंने कहा मैं यूक्रेन जा रहा हूं, तो जिस दिन मैं यूक्रेन में होऊंगा वहां पे लड़ाई नहीं होगी। तो उस टाइम पे रशिया ने उधर से लड़ाई बंद करी और यूक्रेन ने एक दिन के लिए लड़ाई बंद करी। इसे बेटा पता क्या कहते हैं? आप खुद सोचो, समझना। इसको ऐसे समझो, तुम्हारे 2-4 ग्रुप हैं, मतलब एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप उधर है, उसकी लड़ाई हो गई, हाथापाई हो गई, एक बंदा बीच में बचाने गया, उसके 2-4 चाटे फ्री में पड़ जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई तुम्हारी वाली लड़ाई की बात। यहां चल रही है रशिया और यूक्रेन की बमबारी वाली लड़ाई। उसके बीच में बंदा लड़ाई रुकवा देता है कि मैं आ रहा हूं, और वो रोक भी देते हैं। तो अब उसके बाद फिर अक्टूबर में कहां जा रहे हैं? वो दोबारा रशिया जा रहे हैं पुतिन के पास। सिर्फ क्या रीजन है इसके जाने का? कि किसी भी तरीके से लड़ाई को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती बेटा, जब वर्ल्ड वार होती है ना, इसी तरीके से होती है। होती 2 देशों के बीच में है, लेकिन सब देश कूद जाते हैं उसके बीच में। अब आप ये बताओगे, चलो, क्योंकि आ भी सकते हैं क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं से उठ के, लड़ाई चल क्यों रही है? सर हमें अपनी नहीं पता होता क्यों बातचीत बंद हो जाती है। उनकी तो नहीं पता होगा। पता है किसी को? पोल साइंस वाले ज्यादा बताओ जरा, इनको तो ज्ञान होना चाहिए देश में क्या चल रहा है, पोल साइंस पढ़ रहे हैं। हाँ जी, सुनो, बेसिकली ना एक नाटो का संगठन होता है, नाटो ग्रुप है, जिसके अंदर कुछ कंट्रीज को शामिल करना होता है। यूक्रेन ने कहा कि नाटो के अंदर मैं शामिल होना चाहता हूं, अमेरिका ने कह दिया ठीक है हो जाओ। नाटो में शामिल होने का मतलब था कि रशिया यूक्रेन के साथ ये जो सब कुछ कर पा रहा है ना, वो नहीं कर पाता, क्योंकि नाटो की पावर बहुत ज्यादा होती है। आपको कुछ लेना है तो आपको नाटो से परमिशन लेनी पड़ती है। रशिया ने यह कह दिया कि यूक्रेन को किसी भी तरीके से नाटो की कैटेगरी में मैं नहीं आने दूंगा, जो देश इसकी हेल्प करेगा मैं उसके ऊपर हमला कर दूंगा। ईरान ने, इराक ने, लगभग बेटा उस टाइम पे 30 कंट्रीज थी जिन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं। 30 कंट्री, जिसमें अमेरिका भी एक था, उसने कहा मैं भी तेरे साथ हूं, तू लड़। आज वो लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका साथ नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर गलती से मैं साथ कूदा तो रशिया मेरे पे हमला कर देगा। और बाकी जो, सोच लो, अब जब अमेरिका सुप्रीम पावर होते हुए नहीं कूदा, तो बाकी के ये जो छोटे मोटे देश थे ये कूदेंगे। ये वही वाली बात हो गई, श्रेय मार जाके जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, उसके बाद गायब हो जाओ। भाई श्रेय पिट रहा है, समझ रहे हो? समझो भाई, 3 श्रेयस है भाई यहाँ पे, कोई भी पिट सकता है, तो अपने पे मत लो। बेसिकली क्या हुआ, हमने बढ़ावा तो दे दिया कि लड़ लो। अब यूक्रेन कैसे बढ़ा? यूक्रेन फंसा बेटा किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने कहा तू लड़ ले, हम तेरे सपोर्ट में खड़े हैं। सपोर्ट में पता है कैसे खड़ा है वो? सिर्फ उसको हथियार बेच रहा है, कह रहा है हथियार मेरी तरफ से, यानी दिवाली तुम मनाओ, पटाखे मैं दूंगा। लेकिन लॉस किसका हुआ आपको पता है बेटा? सिंपल बताऊं, आज अगर वो लड़ाई खत्म होती है, आज अगर लड़ाई खत्म होती है, तो यूक्रेन को दोबारा एस्टेब्लिश होने के अंदर कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे, दोबारा से स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस खोलने में ही। सोच के दहल जाओगे ये चीजें, क्योंकि सब कुछ खत्म है वहां पे, सब कुछ। समझो, जो आज गड्ढों को रो रहे हैं ना हम, सड़क पे गड्ढा है, वहां पे गड्ढे जाना है, सड़क तो है ही नहीं, हम गड्ढे ही गड्ढे हर जगह पे। तो सारे स्कूल चले गए, हॉस्पिटल चले गए, ये इंडस्ट्री सब खत्म है वहां का। तो सोचो ना कितना टाइम लगेगा दोबारा आने में। तो लड़ाई करना इसलिए बहुत क्या होता है बेटा, मुश्किल काम होता है। समझ आ रही है बात? तो न्यूज के ऊपर थोड़ा फोकस कर लिया करो, ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम में भी, ठीक है।
ब्रेन ड्रेन क्लियर है सबको, पक्का? फिर आता है बेटा सीरियस इनएफिशिएंसीज। कहते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पर्सन आर आइदर नॉट गेटिंग यूज्ड बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और आर अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अ लॉट ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज आर गेटिंग वेस्टेज। देखो हो क्या रहा है इंडिया के अंदर ना, दो चीजें हो रही हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बहुत है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा, एक कैटेगरी। या सर पढ़ा लिखा व्यक्ति तो बहुत है, एमबीए करके वो किसकी नौकरी कर रहा है? गार्ड बना हुआ है, पियोन बना हुआ है, क्योंकि उसके पास काम नहीं था, मजबूरी में वो क्या कर रहा है? होटल के अंदर बर्तन साफ कर रहा है। ये इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है। ह्यूमन कैपिटल तो है, लोग पढ़ लिख भी रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी, डिग्री होने के बाद भी उनके पास जितना उनकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से जॉब्स नहीं होती। उन्हें छोटे छोटे काम करके क्या करना पड़ता है बेटा? गुजारा करना पड़ता है। आज की डेट में देखो, अब इंडिया देखो कहाँ जा रहा है। किसी भी कंट्री के अंदर कभी ऐसा चीज वायरल देखी थी आपने? अभी एक एमबीए चाय वाला आया, उसके बाद एक बीटेक चाय वाले आई, ठीक है, उसके बाद एक वड़ा पाव गर्ल चल रही है। ट्रेंड देख रहे हो? डॉली चाय वाला तो खैर फिनोमिनल, अलग लेवल ही अलग, ठीक है ना, उसने सबको बीट कर दिया अलग ही लेवल पे। कहने का मतलब यह है कि हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति जहां एमबीए की डिग्री का नाम लगाने पे एक टाइम पे आपको जॉब मिलती थी, आज रेडी पे एमबीए लिखने से आपकी चाय बिक जाती है, बीटेक लगाने से आप चाय बेच रहे हो। एक और अभी मैं कल वायरल वीडियो देख रहा था, उसने वो लेकिन लॉयल थी लड़की बेचारी, उसने लिखा अनपढ़ मोमोज वाली। उसने पहले क्लियर कर दिया जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं इसलिए मोमोज बेच रही हूं, लेकिन नाम यूनिक, अनपढ़ मोमोज वाली उसकी ठेली का नाम था वो। तो बेसिकली कहने का मतलब है बेटा कि हमारे यहाँ पे ना पढ़ाई लिखाई है, नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसको यूटिलाइज करने के लिए ना हमारे पास जॉब्स नहीं है। इस वजह से लोग क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बिसाइड दीज अदर इनफिशिएंसीज लाइक मैसिव इलिटरेसी, आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन क्या है बेटा? इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है। पुअर हेल्थ, अच्छी हेल्थ नहीं है लोगों के पास। एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत कम है। नॉन एजुकेशन ऑफ मेनी चिल्ड्रन एक्सेट्रा आर आल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको फिर कह रहा हूं बेटा, आप मेट्रो सिटीज में रहते हो इसलिए आपको लग रहा है कि एजुकेशन बहुत फैल चुकी है इंडिया में, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये मेट्रो सिटीज में ही फैली है। और मेट्रो सिटीज में भी क्यों फैली है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। पैसा कमाने के लिए, आपके लिए कोई नहीं आया यहाँ पे। अगर आप इस भूलेके में हो, कोई इंस्टीट्यूट खुल गया या किसी ने आपके लिए खोला था, सब पैसा कमाने के मोटिव से बैठे हैं। इस वजह से क्या लगी पड़ी है, हर जगह पे भीड़ है। लेकिन रिजल्ट देखो, मैं आपको क्या कहता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट को जब जज करना होता है ना, तो आपको वहां पे ये देखना होता है। अब बच्चा मेरे पास आके कहता है सर वहां पे ना 5 बच्चे पिछली बार 90+ लाए थे। मैं कहा बिल्कुल लाए होंगे भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। टोटल बच्चे कितने पढ़ाते थे सर वो? 150। 150 में से 5 बच्चा लेके आया भाई। एक टीचर था वो 20 बच्चे पढ़ाता था, वहां पे कितने आए सर? वहां पे भी 5 बच्चे 90+ लेके आए। तो भाई परसेंटेज वाइज रिजल्ट किसका अच्छा हो? 20 वाले का, 150 वाले का, 20 वाले का। तो हमें 20 वाले पे फोकस करना है, हम 150 पे फोकस करते हैं क्योंकि भीड़ वहां पे ज्यादा है। समझ आ रही है कैटेगरी क्या? चीजों को चुनते टाइम हमें सोचना है। अब मैंने कल 11th में एक क्वेश्चन पूछा क्योंकि वो कॉमर्स से रिलेटेड था, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। मैं कहा बेटा जो डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, कंपनी अपने बेनिफिट के लिए देती है या कस्टमर के बेनिफिट के लिए देती है? कंपनी अपने बेनिफिट के लिए देती है। तुम क्यों खुश हो रहे होते हो फिर कि अमेजोन पे सेल लगी है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है? तुम क्यों नाच रहे होते हो बिना मतलब का? ये तुम्हें दिख रहा है बेनिफिट कंपनी का, इतनी नॉलेज है कि सर बेनिफिट तो कंपनी का था। खुश तुम हो के एक की जगह 4 साबुन मंगा रहे हो, 2 मॉइस्चराइजर मंगा रहे हो, क्रीमें खरीद के रख रहे हो, बैग्स मंगा रहे हो, क्यों करते हो? कंपनी ने बेटा क्या करा, एक टेक्निक खेली है। कभी भी आप देखना, नाइकी का शूज पहनता है कोई, मान लो आप में से, उसे नाइकी का जूता लेना है, ठीक है, वो जाएगा भैया वहां पे 70% ऑफ लिखा है, आप लो 70% ऑफ वाले जूते पे क्लिक करके देखना, 2 ही साइज अवेलेबल होंगे, या तो 4 नंबर जो कोई नहीं खरीदता क्योंकि किसी के पैर में नहीं आता, या फिर सीधा होगा 11 नंबर, वो भी कोई नहीं पहनता, वही बचे थे वही बेच रहे 70% ऑफ पे। वो कभी ऐसा हुआ है कि फ्रेश आर्टिकल जितने भी आइटम आपके सेल में होंगे, कभी भी उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे साइज अवेलेबल, बहुत रेयरली होगा कि मिल गया। वो सेल्स लगती है मिंत्रा पे, लेकिन मिंत्रा 70-80% ऑफ नहीं देता, वो 50% तक रखता है। समझ आ रही है बात कि कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंट कंपनी अपने बेनिफिट के लिए करती है बच्चे हमेशा, ठीक है। फिर आता है बेटा यहाँ पे हाई ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन। फिर से आ गया बेटा वही प्रॉब्लम, क्या सर? जनसंख्या क्या हो रही है? लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल अच्छे से फॉर्म नहीं होता। इतना ही कर लो अभी आप।